हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत एंड हियर यू विल गेट ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशंस ओनली फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन। तो यहाँ पर हम आपके लिए प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं एक और बेहतरीन सीरीज़। और आज की सीरीज़ में जी हाँ, जैसा आपकी डिमांड वैसा ही हम करते हैं काम। तो आपकी डिमांड थी कि वन लाइनर क्वेश्चंस, जो रोग है, जी हाँ, जो डिजीज़ हैं उनके कॉजेज़ हैं और उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है, उनसे रिलेटेड कुछ यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चंस मैं करवाऊँ। तो वैसी ही डिमांड मैं आप सबकी आज पूरी करने वाला हूँ। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ 110 वन लाइनर क्वेश्चंस और आज की सीरीज़ रहेगी 296। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अपनी सीरीज की तरफ। और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि शरीर के जोड़ों में गांठिया रोग, जी हाँ, आर्थराइटिस होता है तो ये किसकी वजह से होता है। ये है यूरिक एसिड के जमाव की वजह से। जी हाँ, जो आपने कई बार अपने गाँव के अंदर, अपने देहात में, आपने अपने घर पे भी सुना हुआ, कुछ एक ऐसे फैमिली मेंबर्स रहते हैं जो 50 एज क्रॉस कर चुके हैं और उनको प्रॉब्लम होती है यहाँ पर जॉइंट्स पेन की। जी हाँ, जॉइंट्स पेन बन जाता है। आप डॉक्टर के पास में गए या फिर आपने शहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए देखे होंगे। उन होर्डिंग्स पर लिखा रहता है कि गांठिया बाव का शर्तिया इलाज। जी हाँ, जो गांठिया बाव है या फिर ये कह सकते हैं कि जो गांठिया रोग है जिसके अंदर आपके जॉइंट्स वो पेन करने लगते हैं, वो पेन करते हैं यूरिक एसिड के जमाव की वजह से। क्योंकि आपकी बॉडी है वो यूरिक एसिड का बॉडी से रिटेन नहीं कर पाती, बॉडी से नहीं निकाल पाती और वो आपके जॉइंट्स में जमना शुरू हो जाता है। उसको हम कहते हैं यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर ये कि मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रॉपसी का कारण है, जैसा कि भारत में हुआ। अब यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके, जी हाँ, सेहत के लिए। जी हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपका 1 मिनट जरूर लूँगा क्योंकि यहाँ पर जो हमारे साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे साथ के साथ में। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी तब आपके काम की रहेगी जब आप स्वस्थ रहेंगे, जब आप हेल्दी रहेंगे, आप अपने आसपास के लोगों का एनवायरनमेंट है वो हेल्दी रख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बात बोल रहा है कि जो मिलावटी सरसों का तेल है उसके अंदर पका हुआ खाना खाने से, जी हाँ, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो यहाँ पर एक बीमारी का नाम बता रहा है, ये है ड्रॉपसी। अब ये बोल रहा है कि किसकी वजह से होता है, तो ये सरसों के तेल में आर्जिमोन तेल की मिलावट। जी हाँ, सरसों के तेल के अंदर एक अलग से तेल आता है, उसको कहते हैं आर्जिमोन तेल। उसकी मिलावट करने से अगर आप खा लेते हैं तो ड्रॉपसी है वो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। अब सरसों के तेल में होता है साइनाइड का अंश, ठीक है, और उजला रंग करने वाली मिलावट आदि इसके अंदर इस्तेमाल को होती है। जी हाँ, आपने बहुत बार सुना होगा कच्ची घानी तेल। भाई मैं ये गारंटी देता हूँ कि जो आपके जितने भी पैक्ड ऑयल आते हैं वो आपके, जी हाँ, कच्ची घानी नहीं है। कच्ची घानी का तो भाई सीधा आपने आसपास में ज़रूर देखा होगा, कोल्हू होता है और कोल्हू से जो वो तेल निकल कर आता है और उस तेल के अंदर भी आपको जो सरसों की महक है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन जो आजकल ये तेल आता है या फिर आपने सुना होगा रिफाइंड ऑयल, भाई जिस तेल को आप 250 से लेके 500 डिग्री टेम्परेचर तक उबाल रहे हैं और उबालने के बाद में उसको नाम दे दिया आपने रिफाइंड का, तो भाई उसके अंदर जो मिनरल्स है और जो उस ऑयल की ताकत है वो कहाँ बचेगी। तो एक तरह से जो आज हम रिफाइंड का नाम ले रहे हैं वो रिफाइंड, जी हाँ, हमारे शरीर के अंदर ये कह सकते हैं कि एक तरह से जो बॉडी को डैमेज करने वाला है वो रिफाइंड ऑयल है। तो भाई घर के अंदर अगर आपको शुद्ध तरीके से देहात में, गाँव में या फिर शहर में शुद्ध तरीके से तेल निकाला हुआ मिल जाए तो आप उसका यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो तेल आप ले रहे हैं उसको एक बार जांच ले, परख ले और उसके बाद ही उसका इस्तेमाल करें। जी हाँ, आप आंवले का तेल लेते हो या फिर बालों के अंदर भी जो तेल लगाने के लिए लेते हैं तो वो भी आपका आलमंड ऑयल, ठीक है, आंवला ऑयल आपने ज़रूर नाम सुना होगा और हम उसको बड़े चाव से खरीदते हैं। भाई आप है ना, आज जाकर उनके इंग्रेडिएंट्स चेक कीजिए कि उनके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलाए गए हैं। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि उसके अंदर लिखा रहता है कि वेजिटेबल ऑयल्स। जी हाँ, वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर भी कौन सा यूज़ करते हैं, वो करते हैं कॉटन सीड्स ऑयल। जी हाँ, तो आप जो
बालों के अंदर तेल लगाने वाला आलमंड तेल के नाम से लेते हैं ना, एक बार आज उसकी एक बार आप पैकिंग भी चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, यह एकल कोशिका के रूप में उत्पन्न होता है और ऐसे निर्दयी रोग का रूप धारण कर लेता है जिससे प्रतिवर्ष लाखों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं, पर वैज्ञानिक धैर्यपूर्वक इसके रहस्यों का उद्घाटन करने में लगे हैं। इसके विरुद्ध संघर्ष एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया। लगता है कि खालिस्तान के विरुद्ध युद्ध में नई खोजें श्रेष्ठतर चिकित्सा के लिए विश्वास और आशा का संचार कर रही है। तो ऊपर दिए उदाहरण में निर्दिष्ट रोग है, तो यहाँ पर रोग का नाम बताना है, तो रोग का नाम है कैंसर। जी हाँ, ये एकल कोशिका के रूप में आपका पैदा होता है। अब एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि जो आपकी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, अगर उन सेल्स की डिवाइडेशन है, जब उनका विखंडन होता है और एक सेल से नया सेल बनता है, तो वो जब नॉर्मल कंडीशंस में आपकी सेल जो टूटती है, अगर उस सेल का जो ब्रेकडाउन है वो अगर नॉर्मल कंडीशन में ना हो, अब नॉर्मल तरीके से हो जाए, तो वहाँ पर कैंसर बनता है। जी हाँ, और कैंसर को बढ़ाने वाले, जी हाँ, जो आप स्मोकिंग करते हैं या फिर ड्रिंक करते हैं, तो ये ऐसे आपकी ये कह सकते हैं कि ये हेल्पफुल है, ठीक है, ये असिस्ट करते हैं कैंसर की डिजीजेज को, ठीक है। तो कभी भी इन चीज़ों का सेवन भी मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीक है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं हैं। इस तकनीक के एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं, यह पौधा कौन सा है? तो भाई एक नई तकनीक आपकी इजाद की गई है और इसके अंदर जो कैंसर का रोग है इसका इलाज किया जाता है, और इसमें जो आपके संश्लेषित, आप ये कह सकते हैं कि जो नैनो पार्टिकल्स है उनका इस्तेमाल किया जाता है, और एक ऐसी टेक्निक है, और यहाँ पर जो आपके ये संश्लेषित, ये कह सकते हैं कि जो नैनो पार्टिकल्स आपके यूज़ किए जाते हैं, ये एक पौधे का एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, एक पौधे का रस लिया जाता है, सत्व लिया जाता है। तो इसका पौधे का नाम क्या है? तो इस पौधे का नाम है पार्थिनियम, ठीक है। पार्थिनियम ये एक पौधा है जहां से ये एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है और कैंसर के इलाज में बहुत ज़्यादा कारगर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अल्कोहल के निरावरण के लिए मानव अंग में उत्तरदायी है। तो एक तरह से निरावरण का आप ये कह सकते हैं कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल को कंट्रोल करना और अल्कोहल को पचाने का काम है वो कहाँ होता है, और एक तरह से जो लीवर को डैमेज करने का काम, भाई लीवर को डैमेज करने का काम है ये आपका अल्कोहल करता है। और अल्कोहल का जो बुरा प्रभाव है सीधा सा आपकी लीवर की फंक्शनिंग पे पड़ता है। लीवर आपका फैटी हो जाएगा, ठीक है, लीवर सिरोसिस और बिलरुबिन, और इसके साथ में हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, और इसके साथ में जो जॉन्डिस है वो आपकी लीवर से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि अगर आप लीवर का ख्याल नहीं रखेंगे तो लीवर आपका ख्याल नहीं रखेगा। और सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू विल जस्ट केयर योर लीवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो मलेरिया, जी हाँ, मलेरिया आपको पता है कि एक फीमेल एनाफिलीज मच्छर है, उसके काटने से फैलता है, और यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये आपकी स्प्लिन, प्लीहा या फिर इसको तिल्ली कहिएगा, तो सीधा डायरेक्टली इसको अफेक्ट करता है। अब तिल्ली का भी आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या काम है। तिल्ली आपकी बॉडी के अंदर ग्रेवयार्ड्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स का काम करती है, एक तरह से कब्रगाह, और ये कह सकते हैं कि जो आरबीसीज को कंट्रोल करने का काम है वो आपकी स्प्लिन है, तिल्ली है, वो करती है। अगर आप इसका अच्छे से ख्याल नहीं रखेंगे तो भाई आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्लाज्मोडियम परजीवी की वाहक कौन है? तो प्लाज्मोडियम, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जो मलेरिया है वो फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, और फीमेल एनाफिलीज मच्छर के आप ये कह सकते हैं कि जो उसका लार होता है, जो उसका सलाइवा होता है, उसके अंदर जो प्लाज्मोडियम आपका परजीवी है जो आपके मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, ये इस मच्छर का कारण रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, मच्छर, मक्खी तथा जू में से प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन है? तो मच्छर रहता है आपके प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक, ठीक है। तो आप जी हाँ अपने आसपास में, अभी जैसा बरसात का मौसम चल रहा है, और जैसा अभी भाई मेरे पास में बहुत सारे मेरे साथी जो यूपी से जुड़े हुए बहुत प्यार करते हैं मुझे, और उनका प्यार मुझे लगातार मिल रहा है, तो भाई मुझे भी आपकी टेंशन रहती है। आजकल बारिश का सीजन बहुत बढ़ गया है, तो भाई मैं सभी को, जी हाँ यूपी नहीं, मैं पूरे देश को कह रहा हूँ, एक थोड़ा सा सजेशन ये है कि अगर आपके आसपास में कहीं पर भी पानी ठहरता है तो आप जी हाँ जहाँ पर पानी ठहरा है उसमें आप डाल सकते हैं लाल दवाई, ठीक है, और उसके साथ में आप वहाँ पर थोड़ा सा जो मिट्टी का तेल है या फिर जो मच्छर को मारने के लिए आपकी जो भी आपके पास में इलाज है आप उसका इस्तेमाल
कीजिएगा। और हो सके तो अपने आसपास में पानी को खड़ा मत होने दीजिए। कहीं पर भी छत पे टूटे फूटे बर्तन हैं जिनके अंदर पानी ठहरने की संभावनाएं है, आप उनको वहां से थोड़ा सा हटा दीजिए। और एक और चीज़ यहाँ पर आपको खास निशानी बताता हूँ भाई, शाम के टाइम जहाँ सूरज ढलने के बाद में जो भी मच्छर आपको काटते हैं वो आपके मलेरिया को ज़्यादा बढ़ाने वाले रहते हैं। जो डेंगू का मच्छर होता है वो दिन के समय में ही काटता है। तो जी हाँ, दिन के समय में जो मच्छर काटता है वो डेंगू का है। इसकी खास निशानी यही है कि दिन में काटेगा और रात में ये रेस्ट करेगा। जो रात में काटने वाले हैं वो नॉर्मल आपके मलेरिया को फैलाने वाले रहते हैं। तो एक चीज़ आप यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि कहीं भी जो भी आपका कमरा है उस कमरे की जो चार दीवारी और जो कॉर्नर होते हैं ना, तो अगर उनमें कहीं पर भी सीलन है तो उस सीलन को आप ख़त्म कर दीजिए। और जहाँ पर भी हो सके थोड़ा सा रोशनदान है, ठीक है, और उस कमरे के अंदर ये कह सकते हैं कि जो एयर का वेंटिलेशन है आप उसकी वहाँ पर प्रबंध जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपकी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मलेरिया तथा डेंगू में ज्वर, मच्छर की काट, मानव प्रजाति तथा मच्छर प्रजाति में से उभयनिष्ठ कौन सा है? तो ये है मच्छर की प्रजाति, ठीक है। तो ये आपकी उभयनिष्ठ नहीं पूछा गया है, तो उभयनिष्ठ नहीं है, ये है आपकी मच्छर की प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया, दमा में से वह रोग जो कीट के काटने से फैलता है। तो भाई मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो डेंगू है, डेंगू आपका मच्छर के काटने से फैलता है। और आजकल तो भाई बहुत ज़्यादा प्रकोप आ गया है। और आज ही मैं लेटेस्ट एक न्यूज़ पढ़ रहा था जिसके अंदर यूपी के अंदर बहुत ज़्यादा जो डेंगू के केसेस है वो सामने आ रहे हैं। तो भाई डेंगू के अंदर होता ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट्स की मात्रा है वो घटने लगती है, ठीक है, और जिससे आपकी रोगों से लड़ने की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इस रोग से बचने के लिए भाई मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए और अपने आसपास में साफ सफाई का जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। तो डेंगू एक फीवर है ये बोल रहा है। अब ये बोल रहा है कि वायरस है और मादा एडीज मच्छर के काटने से ये फैलता है, ठीक है। तो फीमेल एडीज जो मॉस्किटो है, एक तरह से आप ये देख सकते हैं कि जो मलेरिया है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो डेंगू है वो मादा एडीज जो मच्छर है उसके काटने से फैलता है। तो भाई जो पुरुष वर्ग है वो तो कुछ नहीं कर रहा। जी हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो पुरुष वर्ग है वो सिर्फ निठल्ला ही है, कुछ ना कुछ करता है वो फीमेल ही करते हैं। तो भाई फीमेल है यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, रोग फैलाने में यहाँ पर मच्छरों की प्रजाति हावी है। और एक तरह से जो देश के अंदर मेडल लाने में आज हमारा पैरालंपिक और यहाँ पर ओलंपिक की अगर हम बात करें तो जो हमारे देश की बेटियां हैं, हमारे देश की महिलाएं हैं, हमारे देश के जो विमेंस स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, उन्होंने काफ़ी देश का नाम ऊंचा किया है। तो सैल्यूट है मेरा उनको सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आप ये मत बोलिएगा कि मैंने डेंगू के मच्छर को और यहाँ पर मलेरिया के मच्छर को भी सैल्यूट बोला, भाई उनको सैल्यूट नहीं बोला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में कमी हो जाती है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कमी है वो प्लेटलेट्स की होती है। जनरली आपकी बॉडी के अंदर 1.5 लाख से लेकर 4 लाख प्लेट्स है, वो आप ये कह सकते हैं कि जो ब्लड के अमाउंट्स होते हैं उसके हिसाब से रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो आपकी प्लेटलेट्स की अमाउंट है अगर 1.5 लाख से कम हो जाती है, आपका जो ब्लड चेक किया जाता है अगर उसमें 1.5 लाख से कम है तो आपको थोड़ा सा चिंता लेने की ज़रूरत है। और जी हाँ, अपने आपको हेल्थ की केयर करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि येलो फीवर, पीला बुखार फैलता है, कैसे फैलता है? तो ये एडीज इजिप्टी, ठीक है, एक तरह से कि ये मच्छर की प्रजाति है, इसके काटने से आपको पीला बुखार या फिर इसको येलो फीवर भी हम कह देते हैं, ये फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया वह वैज्ञानिक जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो यहाँ पर जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम एक परजीवी है, ठीक है, जिसका वाहक रहता है आपकी फीमेल एनाफिलीज मच्छर, तो उसके काटने से फैलता है। तो ये जो खोज है ये की है यहाँ पर सर डोनाल्ड रॉस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है मलेरिया, कॉलेरा, जॉन्डिस वह रोग है जो प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। तो इनमें से जो प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है ये है आपका मलेरिया। जी हाँ, मलेरिया है वो मच्छर के काटने से फैलता है। कॉलेरा को आप हैजा भी कह सकते हैं। तो जो हैजा है वो आपका जनरली आप दूषित खाना और दूषित आपका पानी है, ठीक है, जो आपका पोल्यूटेड वाटर आप उसका सेवन करते हैं तो इससे फैलता है। जॉन्डिस है ये आप ये कह सकते हैं कि जो आपका खान पान है वो सीधा आपके लीवर को अफेक्ट करता है, और लीवर जब आपका अफेक्टेड हो जाता है तो उसमें आपको जॉन्डिस बन जाता है, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं पीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक जीव के संपूर्ण
सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण वर्ष 1996 में पूरा हुआ था, वह जीव था। तो ये कौन सा जीव था जिसका आप ये कह सकते हैं कि 1996 के अंदर जो इसका अनुक्रमण वर्ष है वो पूरा हुआ था, इसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो इसमें से अच्छा कथन है, जो सही है, आप उस पर टिक मार कीजिए। तो चलिए पढ़ लेते हैं। पहला कथन जो आपका पहली स्टेटमेंट दी गई है, डेंगू मच्छरों द्वारा संचारित प्रोटोजोआ रोग है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है। त्वचा पित्तिका नाक से रक्त स्राव डेंगू के कुछ लक्षण है। तो यहाँ पर सही जो डेंगू का लक्षण बताया गया है ये है कि जब भी आपको डेंगू होगा, हो सकता है कि जो आपकी नाक से कई बार जो खून का स्राव है वो भी होने लगता है। सो ये भी आपका एक सिम्टम्स माना जाता है डेंगू का। तो यहाँ पर केवल जो 3 नंबर है ये आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मलेरिया के संबंध में एक स्टेटमेंट है, उसके बारे में आपको बताना है कि सत्य क्या है। तो ये बोल रहा है कि यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है तथा इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है। तो क्लोरोक्विन एक तरह से ये कह सकते हैं कि आपने आम बोलचाल की भाषा में अपने पास में जो मेडिसिन है उसका नाम सुना है, उसको कहते हैं कुनेन की टैबलेट। जी हाँ, कुनेन की टैबलेट है, उसका एक कोर्स चलता है। ठीक है, उसके अंदर 5 टैबलेट है, पहले दिन अलग टैबलेट दी जाएगी, दूसरे दिन अलग है। तो वो कोर्सेज आपको पूरा लेना पड़ता है और मलेरिया से आप जी हाँ बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में मलेरिया की 65% रोगियों के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सा है? ये है आपका पी वाइवेक्स परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पित्त ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया तथा जापानी एनसेफेलाइटिस रोगों में वह रोग जो टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता। तो भाई टाइगर मच्छर भी आजकल होने लगे हैं। ठीक है, तो आप इनसे बच के रहिएगा। अब ये बोल रहा है कि संचालित नहीं होता जो टाइगर मच्छरों के द्वारा, तो ये है आपका जापानी एनासेफेलाइटिस। ठीक है, तो एनासेफेलाइटिस है, ये आपका संचारित नहीं होता। बाकी जो आपका पित्त ज्वर है, ठीक है, डेंगू है और चिकनगुनिया है, ये आपके मच्छरों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एंथोफोबिया का डर है। तो एंथोफोबिया एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो फूलों से आपको डर लगता है उसको एंथोफोबिया कहते हैं। और जो हाइड्रोफोबिया है ये विषाणु के द्वारा फैलता है। जी हाँ, विषाणु। और आप ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रोफोबिया है जिसको रेबीज हो जाता है। जी हाँ, रेबीज जनरली आपका जो पागल कुत्ता कहा जाता है या फिर कुत्ते के काटने से फैलता है, जिसके अंदर रेबीज के जो आपका विषाणु है वो फैल जाता है। तो वो मनुष्य के अंदर जब आएगा तो उसको पानी से डर लगने लगता है। तो हाइड्रोफोबिया का मतलब ये है, हाइड्रो का मतलब पानी और फोबिया का मतलब है डर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग क्या है? तो इसको कहते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो ये होता क्या है कि आपका जो ब्रेन है और जो आपकी यहाँ पर वर्टिब्रा कॉलम है, उस वर्टिब्रा कॉलम के अंदर जो आपकी मेम्ब्रेन है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, जिससे आपका जो मस्तिष्क और ये कह सकते हैं कि जो आपका स्पाइनल कोड है वो अच्छी तरह से काम नहीं करता। तो इसको कहते हैं मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है 3 और इनमें से जो सही स्टेटमेंट्स है उसके बारे में बताना है। तो जो पहली स्टेटमेंट है, जी हाँ, यहाँ पर आप क्वेश्चन में आंसर है जो पहले ही देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है कि मानव शरीर में उर्विका फीमर सबसे लंबी हड्डी है। बिल्कुल, जी हाँ, फीमर है वो सबसे लंबी है और स्टेपिज है वो सबसे छोटी है। नेक्स्ट है हैजा रोग जीवाणु के द्वारा फैलता। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो हैजा है आपका जो पोल्यूटेड वाटर आप लेते हैं, जो दूषित खाना है उसके अंदर ये विषाणु पैदा हो जाते हैं जिससे आपका हैजा फैलता है। अब नेक्स्ट है कि एथलीट फुट है वो रोग विषाणु के द्वारा होता है। तो एथलीट फुट है ये रोग विषाणु के द्वारा नहीं होता, ये एक तरह से फंगल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है। तो यहाँ पर जो अतिसार से मरते हैं 200 बच्चों के अंदर से, ठीक है, तो यहाँ पर है इसका नाम रोटा वायरस। यहाँ रोटा वायरस में आप ये कह सकते हैं कि अतिसार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है वातोत्माद
हिस्टीरिया नामक जो रोग है सामान्यतः होता है, तो ये किस में होता है? तो ये होता है जो आपकी यूथ फीमेल है, इनके अंदर ये बीमारी जो हिस्टीरिया की है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिलिकोसिस एक है, तो सिलिकोसिस एक तरह से आपकी जो लंग्स से, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एक डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर सही सुमेलन, जी हाँ ऑलरेडी यहाँ पर इनका मिलान किया गया है, तो इनको हम देख लेते हैं। एनीमिया, जी हाँ रक्त अलापता जिसको कहते हैं, तो रक्त अलापता मीन्स एनीमिया की कमी है, वो आयरन की बॉडी के अंदर कमी हो जाए तो यहाँ पर ये आपका एनीमिया हो जाएगा। और एनीमिया को दूर करने के लिए आप जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, और भाई अभी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि जैसे ही अभी सर्दी का मौसम आ रहा है तो पालक है, मेथी है, और इसके साथ में आपको आपके खेतों के अंदर जो एक तरह से खरपतवार के तौर पर हम जिसको देखते हैं उसका नाम है बथुआ, तो भाई यहाँ पर बथुआ, मेथी, पालक, ठीक है, धनिया, जितनी भी आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको मिल रही है यहाँ आपको मिल जाएगा अच्छी मात्रा में और भरपूर मात्रा में आयरन। ठीक है, तो आप अपनी आयरन की कमी है इसको पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका गलघोटू या फिर इसको कहते हैं गाइटर, तो गाइटर है मेनली जो आपकी थायराइड ग्लैंड है, उस थायराइड ग्लैंड के अंदर स्वेलिंग और उसका एनलार्ज हो जाना। एनलार्ज का मतलब है कि उसकी बढ़ोतरी हो जाना, जिसकी वजह से आपको गाइटर होता है, और ये मेनली आपकी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट में है यहाँ पर आपका रतौंधी। रतौंधी है वो नाइट ब्लाइंडनेस या फिर ये कह सकते हैं कि जो आपकी आंखों की रोशनी है वो कम हो जाती है, और ये विटामिन ए की कमी से होती है। तो भाई सर्दी का जो मौसम है और सर्दी के मौसम में जितने भी आपके फल आते हैं आप उनका सेवन करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का यूज़ करें, और इसके साथ में भाई एक यहाँ पर विटामिन ए की प्रचुर मात्रा में आपको मिल जाएगा। जी हाँ, गाजर और गाजर का रस आप उनका ज़रूर सेवन कीजिए। और बिल्कुल घरेलू नुस्खा भी बता रहा हूँ आपको साथ के साथ में कि अगर आप गाजर का ज़्यादा सेवन कर लेते हैं तो भी थोड़ा सा आप क्या करें कि गुड़ है, जी हाँ गुड़ को ज़रूर खाएं। गुड़ के अंदर आपका सल्फर है, मैग्नीशियम्स है, पोटेशियम्स है, ये आपको अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। और आयरन की तो भाई कमी बिल्कुल पूरी करता ही है, तो आप यहाँ पर जी हाँ गाजर का सेवन कर सकते हैं, जिससे आपको विटामिन ए भी अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी की कमी से होने वाला, तो विटामिन B1 की कमी से होने वाला है ये है बेरी, जिसको हम थायमिन भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन बी को हम थायमिन भी कहते हैं। ठीक है, थायमिन विटामिन है, तो इसकी कमी से बेरी रोग होता है। तो इसके अंदर जितने भी आप फ्रूट्स हैं आप उनका सेवन यहाँ पर कीजिएगा। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया कि घेंगा रोग हो जाता है, तो घेंगा रोग है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आयोडीन की कमी से होता है। और जितना भी आयोडाइज्ड साल्ट है और इसके साथ में जो आपको समुद्री खाना मिलता है, जी हाँ जो सी फूड खाता है आप उसका भी सेवन कर सकते हैं, तो आयोडीन की कमी आप पूरी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं, तो मेनली जो आयोडीन है, आयोडीन की टैबलेट्स है, आयोडीन आप आयोडाइज्ड साल्ट है, वही लोग ज़्यादा यूज़ करें जिनको घेंगे की प्रॉब्लम है या फिर ये कह सकते हैं कि जो जिसको गाइटर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है लोग पीड़ित रहते हैं, तो भाई एक तरह से जहाँ पॉलिश किया हुआ राइस, जी हाँ चावल है वो यूज़ करते हैं, उनके अंदर बेरी रोग है वो पाया जाता है मुख्य तौर पर। तो भाई मैं रिकमेंड करूँगा जो पॉलिश्ड राइस है उसका भी आप सेवन ना करें। जी हाँ, आपके सामने फैक्ट्स और रिजल्ट है वो दोनों साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अगर पॉलिश्ड किया हुआ आप राइस है, चावल है यूज़ करते हैं तो उसमें विटामिन बी की कमी हो जाती है, और उसकी कमी से जी हाँ आपको हो सकता है बेरी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है कि बीमारी पता करने के लिए यंत्र MRI का मतलब क्या होता है, तो ये एक तरह से आपका चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण होता है। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये कि MRI क्या है, तो MRI का यहाँ पर नीचे बता ही रखा है। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका आपका सही फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, तो ओस्टियोपोरोसिस मेनली जो आपकी हड्डियां होती हैं, हड्डियों के अंदर बोन की डेंसिटी कम हो जाएगी, कैल्शियम है, फास्फोरस है वो कम हो जाएगा, और ओस्टियोपोरोसिस जिसको हो जाता है उसको
आप कह सकते हैं कि अगर उसकी बॉडी को थोड़ी सी भी ठेस लग गई तो उसकी हड्डियां हैं वो चटकने लगती है, हड्डियां टूट जाती है, फ्रैक्चर उनको जल्दी होते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक तरह से ये कह सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम है, विटामिन डी और फास्फोरस की कमी के कारण होता है। तो आप इसको अच्छे से रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है बीएमडी टेस्ट किया जाता है। तो बीएमडी टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है? ये है आपकी अस्थि रंध्रता, ठीक है। अस्थि रंध्रता को आप हिंदी में इंग्लिश में कह सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट को है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? बीएमडी टेस्ट का पूरा नाम पूछा गया है तो इसको हम कहते हैं बोन मिनरल डेंसिटीज। यहाँ डेंसिटी से रिलेटेड मैं पहले बता चुका हूँ कि आपकी हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाएगी कैल्शियम और फास्फोरस की आपकी कमी के कारण, और मेनली आपकी बॉडी के अंदर कितना आपका मिनरल्स है बोन के अंदर वही चेक किया जाता है बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित होता है। तो यहाँ पर जो जिसको ये नहीं पता कि मेरी भूख कितनी है और मुझे कितना खाना खाना है वो खाता ही रहता है। जैसे आपने वो ऐड भी ज़रूर देखी होगी, हाथ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। तो भाई यहाँ पर कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जो खाना खाते जाते हैं, उनको यही नहीं पता कि मेरी भूख कितनी है, और वो जो आप ये कह सकते हैं कि जो एक्सेस अमाउंट में खाना खाते हैं कहीं ना कहीं उनकी बॉडी के अंदर वो ओबेसिटी का रीज़न बनता है। तो ये जो रोग होता है एक तरह से आप इसको रोग का नाम दिएगा तो ये है आपका बलमिया, ठीक है। इसको बलमिया नर्वोसा कहा जाता है, मेनली बलमिया नर्वोसा कहा जाता है। एक होता है एनरोक्सिया नर्वोसा। एनरोक्सिया नर्वोसा के अंदर हम एक्सेस अमाउंट में खाना खाने के बाद में या तो हम खाना खाते ही नहीं है भीड़ को फेस करके, या फिर आपने बहुत बार देखा होगा कि हम शादी है या फिर कोई उत्सव वगैरह है, त्यौहार है, उनके अंदर जब शामिल होते हैं तो हम वहां पर नजरें चुरा के, और मेनली यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि जो बलमिया नर्वोसा है और एनरोक्सिया नर्वोसा है मेनली उन लोगों के अंदर पाया जाता है जिनको अपनी फिटनेस के लिए अवेयर रहना होता है। तो फिटनेस के लिए मेनली अवेयर वही रहते हैं जिनको बहुत ज़्यादा फिटनेस की ज़रूरत होती है, जैसे कि जो आपकी मॉडलिंग है या फिर जो फिल्मी दुनिया के कलाकार है, हीरो हीरोइन है, आपने उनको ज़रूर देखा होगा कि वो अपनी फिटनेस को बनाने के लिए आप उनको देख के बड़ा खुश होते हो कि अरे वाह क्या फिगर है, क्या इसकी फिटनेस है, ठीक है, बिल्कुल जीरो साइज़ है। भाई जीरो साइज़ उसके पीछे चक्कर में कभी भी मत भागिए, वो पता नहीं कितनी तरह की मेडिसिन है, कितनी तरह के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं तब जाके उनकी वो बॉडी बनती है। या तो अपनी बिल्कुल बॉडी को ख़त्म कर लेते हैं या फिर वो उसको मस्कुलाइन बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि वो नेचुरल नहीं होती भाई, तो आप उनके पीछे मत भागिए, कभी उनको देख के आप प्रोडक्ट्स के चक्कर में पड़ जाएँ। तो वो मेनली जहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि मॉडल्स है या फिर जो हीरो हीरोइन है, ठीक है, या फिर बहुत सारी ऐसी फील्ड्स होती हैं जहाँ पर आपको अपनी फिटनेस है, वेट को मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे खिलाड़ियों को भी, और साथ में जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो मॉडल्स हैं उनको एनरोक्सिया नर्वोसा और बलमिया नर्वोसा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भोजन विषाक्तता का कारण होता है। तो भोजन विषाक्तता का कारण है ये है आपका सैल्मोनेला बैसिलाई, ठीक है, इसको कहेंगे सैल्मोनेला बैसिलाई इसको कहा जाएगा। और भोजन विषाक्तता का मतलब है कि जब आप खाना खाते हैं तो उस भोजन को आप अच्छी तरह से पचा नहीं पाते और भोजन जो आप जो भी खाना खाते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर पॉइजन बनाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया भोजन का विषाक्त होना बाटुलिज्म उत्पन्न होता है। तो ये किसकी वजह से होता है? ये होगा आपका क्लोरोस्ट्रीडियम की वजह से, ठीक है, क्लोरोस्ट्रीडियम के संदूषण की वजह से आपको ये मेनली आपका जो भोजन है वो हो जाएगा दूषित। नेक्स्ट है यहाँ पर अर्घटात्यप्य उपभोग से होता है। तो ये है आपका संदूषित अन्न के कारण, ठीक है, एक तरह से ये रोग का नाम यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है आपका इटाई रोग है वो होता है। इटाई रोग है ये मेनली आपके खाने के अंदर, ये कह सकते हैं कि जो कैल्शियम की मात्रा है वो आपके खाने के अंदर ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से इटाई रोग है ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया वह स्थिति जिस स्थिति को हम कैंसर के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है कि ये है आपके सेल्स, जी हाँ, जो कोशिकाएं हैं वो अनियंत्रित बहुगुणन उनका होना, ठीक है। अनियंत्रित बहुगुणन का मतलब है कि जो आपकी बॉडी के अंदर सेल्स है उनका अब नॉर्मल कंडीशंस में बढ़ जाना, ठीक है, उनका अनियंत्रित रूप से वृद्धि करना, वो होता है आपका कैंसर का रूप। और इसकी वजह से आपके जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे आप
आपकी बॉडी के अंदर एक तरह से दम तोड़ना शुरू कर देते हैं और आपकी बॉडी के अंदर जी हाँ ये कैंसर का रूप धारण कर लेती है और आपकी अंत में मृत्यु हो जाती है। लेकिन आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई है, कैंसर का भी ट्रीटमेंट होने लगा है, अगर आपको शुरुआत की स्टेज में ही पता चल जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फेनिलकीटोन में उपापचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर भूल का उदाहरण पूछा गया। अब ये है आपका फेनिलकीटोन में उपापचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है, इसे भूल निर्देश कहते हैं। तो ये क्या है? ये एंजाइम के वंशागत अभाव का रीजन रहता है। मीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो ये एंजाइम्स बनना है वो एंजाइम्स की कमी आपकी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया, एक व्यक्ति जो फेनिलकीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित रहता है उसको आप क्या कहेंगे? तो उसमें मानसिक जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मानसिक जड़ता का मतलब है कि जो उसका आईक्यू लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम होता। आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि आपने जो बुद्धि लब्धि के बहुत सारे प्रकार पढ़े होंगे, ठीक है, टर्मन का भी पढ़ा हुआ, ठीक है, रोशा का भी, यहाँ पे आपने बुद्धि के प्रकार पढ़े हैं, तो वहाँ पर हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो जड़ बुद्धि एक तरह से कह सकते हैं कि जो उसका आईक्यू लेवल है बहुत ही ज़्यादा कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, यदि कोई मानवीय रोग विश्व स्तर पर या फिर बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाए, ठीक है, या तो विश्व के स्तर पर, ठीक है, बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है तो उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है पेंडेमिक। जी हाँ, जैसे कि जो अभी कोरोना है उसको हम पेंडेमिक के नाम से जानते हैं। जी हाँ, कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन। तो पेंडेमिक सिचुएशन का मतलब है कि एक ये महामारी का रूप ले लेता है जो बहुत बड़े स्तर पर फैली हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया, डीपीटी का टीका दिया जाता है। तो डीपीटी का जो टीका है आपने देखा होगा छोटे बच्चों को लगाया जाता है। तो यहाँ पर ये किस के लिए लगाया जाता है, कौन कौन से रोगों की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो एक तो है आपका डिप्थीरिया, इसके साथ में कुकर खांसी, ठीक है, जिसको काली खांसी के भी नाम से जानते हैं, कुत्ता खांसी के नाम से भी हम अपने नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं। तो डिप्थीरिया, कुकर खांसी और इसके साथ में जो टेटनस का रोग है उससे बचने के लिए जो डीपीटी का टीका है ये लगाया जाता है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है रोहिणी, कुकर खांसी, टेटनस के बचाव के लिए, ठीक है, इसको आप डिप्थीरिया कहिएगा रोहिणी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, डीपीटी का टीका काम नहीं आता। तो जो डीपीटी का टीका है ये पोलियो के लिए काम नहीं आता। तो पोलियो की अलग से वैक्सीन होती है, ठीक है, जो वैक्सीनेशन दी जाती है, ठीक है, और ओरल वैक्सीनेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन लगाई जाती है। तो ट्रिपल एंटीजन जो वैक्सीन है ये जो लगाई जाती है किसके लिए लगाई जाती है? तो एक तो कुकर खांसी, टेटनस, डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए। प्रतिरक्षित का मतलब है कि आप उनकी जो इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ा दें, ठीक है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा दें, ठीक है, इसीलिए जो आपका डीपीटी का टीका है ये लगाया जाता है। इसको ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन भी कहा जाता है। तो भाई डीपीटी को आप याद कर लीजिएगा, डीपीटी को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन भी कहा जाता है। तो आपके लिए दो क्वेश्चन यहाँ पर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया, विषाणु जनित बीमारियां हैं। तो विषाणु जनित, जी हाँ, जो विषाणु मीन्स वायरस से होने वाली है, मम्स, रेबीज और हर्पीज, ठीक है, तो ये तीनों ही बीमारी है आपकी वायरस से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एड्स, डिप्थीरिया, हैजा, काली खांसी में से वह रोग जिसका कारक जीवाणु नहीं होता। तो जो एड्स है ये इसका कारक है जीवाणु नहीं होता, इसका कारक होता है वायरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी होती है। तो ये किसके कारण होती है जिसको आप नाम देते हैं ब्लू बेबी नामक एक बीमारी, ठीक है। तो ये होती है पेयजल, जी हाँ, जो आपका पीने का पानी होता है इसके अंदर नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से आपको ब्लू बेबी नाम की जो डिजीज़ है उसका सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया, बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहता है, इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है, इसको कहलाता है क्योंकि रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है, ठीक है, जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले के अंदर किया जाएगा जिसका उपचार, ठीक है, इसको कहा जाता है बबल बेबी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। तो ब्लू बेबी
नामक जो आपकी बीमारी है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जिसको कहा जाता है, तो ये मेनली बॉडी के अंदर जो मीथेमोग्लोबिन, जी हाँ, मीथेमोग्लोबिन की अधिकता के कारण आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम है, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध क्या है। तो गोल्डन आवर का संबंध है आपका हार्ट अटैक से। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गोल्डन आवर का संबंध किससे है, तो ये आपका हृदयाघात से, हार्ट अटैक से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है, ये किसके लिए इस्तेमाल की जाती है। बीटा ब्लॉकर वैसे तो अगर हम स्पोर्ट्स की अगर दुनिया की बात करें तो यहाँ पर ये एक तरह से डोपिंग इसका माना जाता है। जी हाँ, डोपिंग की एक तरह से कह सकते हैं कि डोपिंग जो आपकी मेडिसिन है ये डोपिंग में आती है। लेकिन जो आपका हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक से बचाने के लिए आपकी जो ये आपकी जो मेडिसिन है आपकी ये दी जाती है, जिसको हम कहते हैं बीटा ब्लॉकर। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, और बीटा ब्लॉकर का मेनली जो खिलाड़ी है वो यूज़ करते हैं जहाँ पर आपको कंसंट्रेशन, ठीक है, आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो आपकी जो बीटा ब्लॉकर है एक तरह से जो आपकी हार्ट की कंडीशनिंग है उसको नॉर्मल करने का काम करती है, उसको स्थिर करने का काम करती है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जो पोटेशियम है ये ज़रूरी रहेगा। और भाई पोटेशियम, अगर आपके हृदय की धड़कन को आप नियंत्रित करना चाहते हैं तो भाई धड़कन को धक धक नहीं करना है, जी हाँ, इसको लबडब करना है। और लबडब की स्थिति जब तक सही रहेगी जब तक आपकी बॉडी के अंदर पोटेशियम अच्छा रहेगा। अब पोटेशियम आपको कहाँ से मिलेगा, जी हाँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो भी आपके घर पे आपको शुद्ध देसी आपको भोजन मिलता है उसमें आपको मिल जाएगा। और इसके साथ में जो फ्रूट्स में अगर हम बात करें तो भाई आप केले का सेवन करें, यहाँ से आपको पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये भी अच्छी मात्रा में मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पोटेशियम अल्पता से संबंध है। चलिए भाई, यहाँ पर पोटेशियम केले की बात हुई है तो यहाँ पर मैं आपके लिए कल लेकर आ रहा हूँ, जी हाँ, जो आपके पोषक तत्व है और किस खाने के अंदर कौन सा आपको पोषक तत्व मिल जाएगा, इस रिलेटेड कल की सीरीज देखने के लिए तैयार रहिएगा। तो पोटेशियम अल्पता से संबंध है तो ये आपका निम्न रक्तचाप हो जाएगा। निम्न रक्तचाप का मतलब है कि जो आपका लो ब्लड प्रेशर से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया, यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति में संभावना होती है। जी हाँ, एल्बुमिन अगर आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति में संभावना रहती है कि जो उसके गुर्दे हैं, किडनी है, वो फेल होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के जिस अंग पर पड़ता है वह है, तो वह कौन सा रहेगा भाई। यहाँ पर देखिए एल्बुमिन की मात्रा है, मीन्स आप खाली पेट ज़्यादा रह रहे हैं तो आपके यहाँ पर किडनी फेल होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो भाई आप अगर उपवास रख रहे हैं तो इसका सीधा सा संबंध मतलब ये है कि भाई आप अपने गुर्दों को डैमेज करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए गुर्दे हैं वो आपके ब्लड का प्यूरिफिकेशन करेंगे। अब ब्लड का प्यूरिफिकेशन तभी करेंगे जब ब्लड के अंदर कोई ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जो आपको पानी के थ्रू, आपको यूरिन के थ्रू बाहर निकालने हैं। लेकिन जब आप खाली पेट रहेंगे तो आपके जो गुर्दे हैं, किडनी है, वो अच्छी तरह से काम नहीं करते, अच्छी तरह से फंक्शनिंग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपके जो गुर्दे हैं वो डैमेज होने के चांसेस बने रहते हैं। तो भाई कभी भी खाली पेट ज़्यादा मत रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया, वृक्क मीन्स यहाँ पर गुर्दे है, ठीक है, वृक्क का मतलब भाई यहाँ पर गुर्दे है, ठीक है, इसको बार बार वृक्क बोलना पड़ रहा है तो मैं इसके लिए गुर्दे या फिर किडनी इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, तो किडनी मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है किस हार्मोन की वजह से, तो ये है आपका ADH हार्मोन। ठीक है, ADH हार्मोन की वजह से जो आपकी बॉडी के अंदर ये कह सकते हैं कि जो मूत्र की मात्रा मीन्स जो यूरिन है वो कितना बाहर निकलेगा, तो ये डिपेंड करता है आपका एक हार्मोन, इसका नाम है ADH। नेक्स्ट है यहाँ पर सुमेलित क्रम है, तो पहले कौन सा है इसको हम देख लेते हैं। तो ये है आर्सेनिक 74। ठीक है, आर्सेनिक 74 है, ये ट्यूमर की पहचान करने के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कोबाल्ट 60। ठीक है, तो कोबाल्ट 60 ये कैंसर के लिए होता है। नेक्स्ट है आयोडीन 131। जी हाँ, आयोडीन 131 है, ये आपकी थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट है सोडियम 24। तो सोडियम 24 है, ये आपका रक्त का मीन्स जो ब्लड का व्यतिक्रम का मतलब है कि इसको कंट्रोल तरीके में रखने के लिए आपका सोडियम 24 का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है। तो जो रेडियोधर्मी समस्थानिक है जो आपकी बॉडी के अंदर ट्यूमर की पहचान करता है, इसका नाम है आर्सेनिक 74। नेक्स्ट है यहाँ पर सुमेलित करना है, तो चलिए इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो कोबाल्ट है भाई, हमने देखा था कि कैंसर के लिए है, तो शरीर के अंतरंग के
अबूर्द का उपचार। जी हाँ, अबूर्द का मतलब है कि जो कैंसर होता है उसके उपचार के लिए आपका कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका आयोडीन 131, तो ये थायराइड अबूर्द का उपचार। जी हाँ, जो थायराइड का रोग होता है उसके उपचार के लिए है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका फास्फोरस 32, तो ये श्वेत रक्तता का उपचार। जी हाँ, जो आपके वाइट ब्लड सेल्स है उनके उपचार के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ में आपका गोल्ड 198, तो ये कैंसर के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन में पूछा गया कि मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में उपयोग किया जाता है। तो भाई यहाँ पर जहाँ रक्त प्रवाह की गति के मापन में जो इस्तेमाल किया जाता है ये है आपका सोडियम, ठीक है, रेडियो सोडियम का। अब रेडियो सोडियम में हमने कौन सा पढ़ा था यहाँ पे समस्थानिक, जी हाँ, सोडियम 24, ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रक्त कैंसर, जी हाँ, जिसको ल्यूकेमिया कहा जाएगा, ल्यूकेमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक का नाम क्या है? तो इसका नाम है फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60, ठीक है। तो अब यहाँ पर ल्यूकेमिया का आपने पहले भी पढ़ा था और मैंने पिछली भी वीडियो में बताया था कि अगर आपकी बॉडी के अंदर जो आपके वाइट ब्लड सेल्स है वो एक्सेस अमाउंट में बढ़ जाएं, जी हाँ, आपके ब्लड के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स है वो अगर वो ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको ल्यूकेमिया कहा जाता है, ठीक है। तो ल्यूकेमिया भाई अगर फर्स्ट स्टेज में है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज जी हाँ ये ब्लड कैंसर का रूप ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया ओंकोजीन संबंधित है। तो ओंकोजीन है, आपने ओंकोलॉजी भी नाम सुना होगा, तो ओंकोलॉजी के अंदर आप ये कह सकते हैं जो कैंसर है, कैंसर से संबंधित आपकी स्टडी रहती है। तो जो ओंकोजीन संबंधित है ये कर्क रोग से संबंधित है और कैंसर को ही कर्क रोग कहा जाता है हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग होता है क्योंकि यह उत्सर्जित होता है। तो ये आपकी जो गामा रेज है, ठीक है, गामा रेज से आपका कोबाल्ट 60 है ये आपका प्रयोग किया जाता है और मेनली ये कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि भाई जो आपका कैंसर का उपचार है वो जो गामा रेज के थ्रू प्रयोग किया जाता है। वैसे तो शरीर के लिए देखिए ये जो रेज होती है बहुत ज़्यादा आपकी हानिकारक रहती है, लेकिन जो पर्टिकुलर पार्ट है ट्रीटमेंट के तौर पर ये आपकी यूजफुल रहती है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा है? जी हाँ, ट्यूमर को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए, ट्यूमर को ठीक करने के लिए जो आपका रेडियो समस्थानिक का कौन सा यूज़ किया जाता है? तो इसका नाम है AS74 या फिर इसको आप आर्सेनिक 74 कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यह है आपका फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में भी बताया था और फिर बता रहा हूँ कि ये आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी वाइट ब्लड सेल्स है, ठीक है, उनका ज़्यादा बढ़ जाना, जी हाँ, उनका एक्सेस अमाउंट में बढ़ जाना आपको ल्यूकेमिया देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर कैंसर रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है। तो ये कौन सा है? ये है आपका आयनीय विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन, जी हाँ, जिसका आप ये कह सकते हैं जिसका कारक है कौन रहता है? तो हीमोफीलिया जो आपका आनुवंशिक रोग है इसके अंदर स्त्रियां हैं, ये इसका वहन करती हैं, जो पुरुषों के अंदर प्रकट होता है, ठीक है, जो पुरुषों में प्रकट होता है, लेकिन इसका जो वहन मीन्स ये कह सकते हैं कि जो इसका ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो वीमेंस करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अधिक रक्तस्राव है। तो अधिक रक्तस्राव का जिसको आप हीमोफीलिया कहेंगे तो ये है आपका एक आनुवंशिक रोग। रॉयल हीमोफीलिया, टे सेक्स रोग और पुटीय तंतुमयता, ठीक है, पुटीय तंतुमयता हाइपरटेंशन में आनुवंशिक रोग लिंग सहलैंगन है। तो ये क्या है? ये है आपका हीमोफीलिया, ठीक है, रॉयल हीमोफीलिया आप इसको कहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न करता है। ये क्या उत्पन्न करेगा? जी हाँ, हीमोफीलिया के अंदर जो आपका रक्त का स्कंदन न होना, जी हाँ, रक्त का स्कंदन का मतलब है कि जो आपका ब्लड है वो जम नहीं पाता, अगर आपको चोट लग जाती है तो वो जमता नहीं है, वहाँ से आपका जो ब्लड है वो लगातार बहता रहता है, ठीक है, तो इसको हीमोफीलिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया हीमोफीलिया ट्यूबरकुलोसिस कैंसर तथा पेचिस में से वह व्याधि जो आनुवंशिक है। व्याधि आनुवंशिक का मतलब है कि ये हेरिडिटिकल है, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है, तो ये हीमोफीलिया आपका रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आनुवंशिक अव्यवस्था क्या है? तो आनुवंशिक अव्यवस्था रहेगी आपकी डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया और दात्र कोशिका
अरक्तता, ठीक है, मीन्स आपकी बॉडी के अंदर एनीमिया है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि वह जो लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है तो इसको कहते हैं पेशी दुष्पोषण, ठीक है। पेशी दुष्पोषण का मतलब है कि जो आपकी मसल्स है वो अच्छी तरह से पोषित नहीं हो पाती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सेरेब्रल पल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है, ठीक है, सॉरी विचार नहीं ये विकार है भाई, ठीक है। सेरेब्रल पल्सी एक मस्तिष्क संबंधी एक ब्रेन से रिलेटेड आपकी डिजीज है, ठीक है। ये सामान्यतः किसमें पाई जाती है तो ये छोटे बच्चों के अंदर पाई जाती है। तो भाई अपने बच्चों का, जी हाँ, 5 साल तक अपने बच्चों को अच्छे से केयर कीजिए, उनकी आप देखभाल कीजिए, क्योंकि आपने बहुत सारी ऐसी एड्स सुनी होंगी कि 5 साल तक बच्चे का विकास होता है, 5 साल तक बच्चे का जो ब्रेन है उसका विकास होता है, ठीक है। तो जी हाँ, अच्छे संस्कार दीजिए, जी हाँ, एक अच्छा पौधा, एक पौधारोपण आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने पौधे की अच्छे से केयर करेंगे, ठीक है। और उस पौधे को पेड़ आप बनता हुआ देखना चाहते हैं तो केयर कीजिए, संस्कार दीजिए, संस्कार जरूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वह कौन सा है। तो अल्जाइमर के अंदर जो ब्रेन है वो टोटली आपका अफेक्टेड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है, वह प्रोटीन कौन सा है। तो भाई एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि सारे प्रोटीन अच्छे नहीं होते, तो यहाँ पर जो प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए जो अल्जाइमर देने का काम करता है वह कौन सा है, इसका नाम है एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन। जी हाँ, एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन है, ये आपके अल्जाइमर रोग को उत्पन्न करने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव्य अंग कौन सा है। तो हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव्य अंग कौन सा है, तो ये है आपका मस्तिष्क, जी हाँ, ब्रेन है, उस पर कम इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मनुष्य के अंगों में हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य अंग कौन सा है। जी हाँ, विकिरणों का सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो कहाँ पड़ता है, तो वो है आँख के ऊपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। तो पोलियो का जो वायरस है वो प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से, ठीक है। आपका हैजा है, ठीक है, और जिसको आप पोलियो कहते हैं, ठीक है, तो ये आपका दूषित जल और भोजन से प्रवेश करता है। नेक्स्ट है पोलियो का कारण क्या है। तो पोलियो है वे वायरस के कारण फैलता है। पोलियो के टीके की खोज किसने की। तो पोलियो के टीके की खोज है ये जॉन साल्क ने की थी। और जॉन साल्क ने भाई एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा महान व्यक्ति मैं कहूँगा कि जिसने अपनी इस खोज का, जी हाँ, जो पोलियो का टीका है इसकी खोज की, इस मेडिसिन की खोज की, और इसने अपना पेटेंट नहीं करवाया, सभी देशों को इसने फ्री में फॉर्मूला प्रोवाइड करवाया है। जी हाँ, करोड़ों लाखों अरबों रुपए कमा सकता था, लेकिन जी हाँ, एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो मानवता, एक जो ह्यूमैनिटी है उसको जीवित रखने के लिए, जी हाँ, इसने अपना इतना बड़ा सेक्रीफाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, साल्क टीका संबंधित है। तो एक तरह से ये साल्क टीका, और ये कह सकते हैं जो पोलियो का टीका उसको साल्क टीका, ठीक है, साल्क वैक्सीनेशन भी कहा जाता है, तो ये पोलियो से संबंधित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया वह बीमारी जिसके लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है, तो वह कौन सी आपकी डिजीज़ है। तो ये है आपकी पोलियो, ठीक है, पोलियो के अंदर है ये बाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत ने लिया है ट्राईवैलेंट की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया एथलीट फुट बीमारी होती है। तो एथलीट फुट बीमारी, जी हाँ, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये फफूंद के कारण होती है, फंगल इन्फेक्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है। तो ब्रेन के अंदर कोई भी किसी भी तरह का डैमेज है या फिर ब्रेन के अंदर कोई भी आपकी बीमारी है उसका पता लगाने के लिए EEG का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया EEG से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह कौन सा है। तो यहाँ पर, जी हाँ, एक तरह से फंक्शनिंग की बात कर रहा है, तो फंक्शनिंग है वो ब्रेन की पता हमें चलता है EEG से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है। तो जो सामान्य आपको जुकाम होता है उसके लिए जो पैथोजीन है ये उत्तरदायी है, तो इसका नाम है रेनो वायरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विषाणु संक्रमित कर सकते हैं। तो विषाणु क्या संक्रमित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये आपके जीवाणुओं को, कवकों को और पादपों को, ठीक है, पेड़ पौधों को आपके जो कवक है और इसके साथ में जो जीवाणु उनको यहाँ पर एंजाइम्स को ये संक्रमित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि। जी हाँ, आपने बहुत बार देखा होगा मच्छर ने काट लिया या आपको खुजली होने लगी और आप खुजलाने लगे, जी हाँ, बंदर की तरह बन गए। जैसे आज मंगलवार है,
तो बंदर की तरह खुजलाने लग गए और आपकी जहाँ खुजली है वो मिट जाती है। तो इसका रीज़न क्या रहता है इसके पीछे का, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती है जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पाद बढ़ाने का निर्देश देती है। तो जो प्रतिहिस्टामिन आपके रसायन है, जो केमिकल्स है, जब आपकी बॉडी के अंदर आपके मस्तिष्क के संदेश से बनेंगे तो ये कुछ आपकी कह सकते हैं जो नर्वस सिस्टम है ये आपके मैसेजेस भेजता है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर जहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन होगी उससे आपकी बॉडी के अंदर जो खुजली है वो मिट जाती है। तो हमेशा खुजाते रहिएगा जहाँ पर भी आपको खुजली हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एनोस्मिया कहते हैं, तो एनोस्मिया किसको कहा जाता है, ये कहा जाएगा आपका घ्राण संवेदना की कमी को। घ्राण संवेदना का मतलब है कि आपकी सूंघने की शक्ति कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है, तो डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से है, ये है आपकी गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन का होना। जी हाँ, गुणसूत्र कितने रहते हैं, क्रोमोसोम्स कितने आपको सभी पता है 23 पेयर्स हैं, ठीक है। तो अगर इनके अंदर कोई चेंजेस आ रहा है तो इसकी वजह से आपका जो डाउन सिंड्रोम है ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है, तो ये है आपका एक DNA वायरस है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको हेपेटाइटिस बी रहता है। हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है किसके द्वारा, ये वायरस के द्वारा होती है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं जो हेपेटाइटिस बी का वायरस है और जो आपको एड्स है वो सेम एक तरह से बॉडी के अंदर रिएक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो भाई हेपेटाइटिस। जी हाँ, हेपेटाइटिस जो वर्ड है अपने आप में ये हैप्टिक सेल से लिया गया है और जो सेल आपके जो लीवर को बनाते हैं उन सेल का नाम है हैप्टिक सेल, तो वहीं से हेपेटाइटिस वर्ड को भी लिया गया है। तो आप एक तरह से इसको याद रख सकते हैं। तो ये है आपका लीवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा तथा हेपेटाइटिस में से वह रोग जो वायरस द्वारा होता है, तो वायरस के द्वारा आपका हेपेटाइटिस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सल्फा दवाइयाँ कारगर हैं, तो यहाँ पर जो सल्फा दवाइयाँ हैं वो कौन से किसके लिए कारगर रहेंगी, तो ये है जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए आपकी जो सल्फा दवाइयाँ हैं वो कारगर रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है, तो यहाँ पर कुष्ठ को कहते हैं आपका दमा, आपका जो यक्ष्मा है ये दमा हो जाएगा, कुष्ठ है यहाँ पर इसको कहते हैं लिप्रोसी। तो इनको ठीक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एमिनोसैसिलिक एसिड। जी हाँ, एमिनोसैसिलिक एसिड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पर अब भाई मैंने कह दिया एमिनोसैसिलिक एसिड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई डॉक्टर से सजेस्ट जरूर कर लीजिएगा, अपने आप में डॉक्टर मत बनिएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम फिजिकल एजुकेशन वाले CPED, BPED, MPED करते हैं और अपने आप को डॉक्टर, जी हाँ, हमारी फील्ड में कोई भी कैसी भी डिग्री ले ले हम उसको डॉक्टर साहब कह के बड़ा अच्छा फील करते हैं। तो जी हाँ, खुद डॉक्टर मत बनिएगा, डॉक्टर से सजेस्ट जरूर कर लीजिएगा मेरे डॉक्टर साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग कौन सा है, तो भाई यहाँ पर WHO ने ये माना है कि जो सबसे ज़्यादा मौत होने का कारण है वो है आपका यक्ष्मा, जिसको आप TB कहेंगे, ठीक है। तो ट्यूबरकुलोसिस है सबसे ज़्यादा आपका डिजीज़ जो है मनुष्य की जान लेने वाला बना हुआ है। प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, तो वह कौन सा है, तो भाई मेरे हिसाब से जो कोरोना है वो इतना खतरनाक नहीं है, घातक नहीं है जितना यहाँ पर क्षय रोग है, ठीक है, TB रोग है। तो ये काफ़ी आपका कह सकते हैं कि एक बहुत खतरनाक रोग है। भारत के अंदर तो प्रति वर्ष देखिए यहाँ पर जो ये डेटा है ये आपका इकट्ठा, जी हाँ, जो सर्वे है सर्वे के द्वारा इकट्ठा किया गया डेटा है कि 5 लाख भारतीय है वो हर साल, जी हाँ, सिर्फ TB की वजह से मरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ, TB का तो अब तो इलाज भी संभव है, तो भाई 6 महीने का कोर्स है, अगर आप उसको अच्छी तरह से निभा लेते हैं, अच्छी तरह से ले लेते हैं तो ठीक भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जीवाणुओं से उत्पन्न होता है, तो जीवाणुओं से उत्पन्न जो रोग है ये है आपका तपेदिक, ठीक है, बुखार रहेगा। नेक्स्ट है कि तपेदिक रोग का कारण क्या है, तो तपेदिक रोग का कारण है जीवाणु। नेक्स्ट है यहाँ पर सही सुमेलित आपको करना है, ठीक है। स्व प्रतिरक्षित रोग यहाँ पर कौन सा है, तो स्व प्रतिरक्षित जो रोग है ये है आपका संविधात संधि शोध। नेक्स्ट है आपका पामा रोग, तो पामा रोग है ये चिंचड़ी से संबंधित हो जाएगा और जो मानसिक रोग है ये मनोविदलता से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर पूछा गया है कि क्षय रोग TB के परीक्षण हेतु
विशिष्ट परीक्षण कौन सा है? तो यहाँ पर भाई टीबी का पता लगाने के लिए, क्षय रोग का पता लगाने के लिए जो मेंटॉक्स टेस्ट है ये आपका किया जाता है। नेक्स्ट है मेंटोस। नहीं भाई, कभी आप सोचो कि मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे, मेंटोस खाने से दिमाग की बत्ती नहीं जलती भाई। दिमाग की बत्ती तब जलती है जब हमें ठोकर लग जाती है। जी हाँ, हम सोचते हैं कि भाई फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम हो चुका है, अब क्या तैयारी करनी, तो कंटिन्यू भाई अपनी प्रोसेस रखिएगा, वरना मेंटोस खाएंगे तो भी दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी। चलिए, तो ये मेंटॉक्स नाम है, ठीक है, मेंटॉक्स टेस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर सुमेलित करना है, और सुमेलित में यहाँ पर पूछा गया है कि खैरा, खैरा किससे संबंधित है? तो ये है आपका जस्ते की मलानता से। नेक्स्ट है यहाँ पर एनीमिया, तो एनीमिया है कि लोहे की कमी है, इसकी वजह से हो जाएगा। नेक्स्ट है गाइटर, तो गाइटर है ये आपकी आयोडीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका स्कर्वी, तो स्कर्वी है विटामिन सी की कमी से होता है, और विटामिन सी को पूरा करने के लिए भाई आप यहाँ नींबू है, आंवला है, जितने भी खट्टे पदार्थ है आप उनका सेवन कर सकते हैं, खट्टे फल है वो जरूर खाइएगा। और यहाँ पर आज का लास्ट, जी हाँ, यहाँ पर 110 हमारे पूरे के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। अगर आपको नहीं लगता कि 110 कंप्लीट हो जाएंगे तो एक बार आप दोबारा से वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है कि टेटनस नामक रोग जाना जाता है, तो टेटनस को यहाँ पर लॉकजा नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और टेटनस मेनली आपकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो आपका स्पाइनल कोड है, उसको अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर ये थे आज के 110 क्वेश्चन। जी हाँ, मैंने सीरीज में लिखा हुआ है, थंबनेल में लिखा हुआ है कि 100 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर 110 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारी मेहनत आपको कैसी लगी। और अगर आपको लगता है कि फिजिकल एजुकेशन का ये चैनल आपकी लाइफ में और आपके फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कारगर है तो ही आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज़ फालतू में इसको सब्सक्राइब मत कीजिए, क्योंकि कई साथी सब्सक्राइब कर लेते हैं और फिर बाद में, जी हाँ, कुछ ऐसे कमेंट बोलेंगे कि हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। तो भाई जब यूज़फुल नहीं है तो फिर देखते क्यों हो, क्यों अपना डेटा खर्च करते हो भाई? हर बार, जी हाँ, 84 दिन के लिए हम पैक डलवाते हैं, 698 रुपये का 3 GB नेट लेते हैं, और फिर जब वीडियो आपको यूज़फुल नहीं लगती तो फिर देखते क्यों? अगर यूज़फुल है तो ही आप देखिए, और फालतू में अपना भाई टाइम वेस्ट मत कीजिए। कम से कम 3 से 4 घंटे अपनी बुक्स में निकालिए, बुक्स में पढ़िए, और जी हाँ, अपने संस्कार और अपनी यहाँ पर जो सभ्यता है, भारत की सभ्यता, इसको बना कर रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लूँगा आपसे इजाज़त, कल फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।